अपनी सौतेली माँ की जुल्म से बचने के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया और शहर आकर एक बंगले में काम करने लगी। लेकिन उस बंगले की मालकिन और वहां का ड्राइवर एक दूसरे के साथ हर वक्त गलत काम करते रहता था। और जब मैंने इसके बारे में मालकिन से पूछा तो मालकिन को इतना गुस्सा आया कि उसने ड्राइवर से कहकर मेरी इज्जत को तार तार करवा दिया। मैं कहीं की ना रह गई थी। मालकिन को मुझे देखकर खुशी मिलती थी और मैं बस रोते रहती थी। लेकिन एक दिन मालकिन की बेटी, जो कि मेरी ही उम्र की थी, उस ड्राइवर ने अकेला पाकर उसे मेरे सामने ही हवस का शिकार बनाने लगा। और फिर मैं खुश होकर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। नीली नीली आंखें, करली बाल और कोरा रंग। जो कोई भी मुझे देखता था बस देखता ही रह जाता था। और शायद इसी खूबसूरती की वजह से माँ ने मेरा नाम भी इतना खूबसूरत रखा था। हम लोग शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहते थे। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थी। लेकिन अचानक से 14 साल की उम्र में ही मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मेरा अब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पापा भी अब मुझसे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। मैं दिन भर घर में अकेले रहती थी। माँ के रहने पर मैंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था। लेकिन अब मुझे पूरा घर संभालना पड़ता था। हम लोगों के पास अच्छा खासा जमीन था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ कमी थी तो माँ की, जो कि अब मुझे इस जन्म में मिलने से रहा। मैं माँ को याद करके आंसू बहाया करती थी और हमेशा भगवान से कहती थी, आखिर तूने मेरी माँ को क्यों अपने पास बुला लिया। पापा तो घर पे रहते ही नहीं थे, सिर्फ रात में ही रहते थे और दिन भर घर में मैं अकेले ही रहती थी। एक दिन अचानक से शाम के समय मैंने देखा कि मेरे पापा एक औरत को लेकर घर पर आ गए। और जब मैंने उनसे उस औरत के बारे में पूछा, पापा कहने लगे, यह तुम्हारी माँ है, मैंने इसी मंदिर में शादी की है। पापा के मुंह से सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई। भगवान ने मुझे फिर से माँ वापस कर दिए। अपनी नई माँ को देखकर मैं बहुत ही खुश हुई और अब मैं अच्छे से बन ठन कर नई माँ के स्वागत करने की तैयारी करने लगी। मैंने नई माँ की खूब ही अच्छी तरह से स्वागत किया। मेरी नई माँ उम्र में तो पापा से काफी छोटी थी, लेकिन देखने में बिल्कुल भी छोटी नहीं लगती थी, क्योंकि वो बहुत ही तंदुरुस्त औरत थी। कुछ दिन तो सभी कुछ सही रहा, लेकिन इधर कुछ दिनों से मैंने महसूस किया मेरी नई माँ अब वह माँ नहीं रही। वो पापा से जो भी कहती थी, पापा उन्हीं की बात सुनते थे और उनके नखरे उठाने में हर वक्त लगे रहते थे, क्योंकि वो देखने में काफी खूबसूरत थी। मेरे पापा स्कूल में टीचर थे। अब पापा समय से स्कूल जाने लगे थे और समय पर वापस भी आ जाते थे। मैं भी स्कूल जाने लगी थी, क्योंकि सब कुछ सही हो जाने के कारण अब मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा था, जिस कारण से मेरी नई माँ मुझे स्कूल भेजने लगी थी। कुछ महीने अच्छे से गुजरे थे। एक दिन स्कूल में अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं बीच में स्कूल से घर चली आई। लेकिन जैसे मैं घर आई तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे घर पे बैठा हुआ था और माँ से बातें कर रहा था। मैंने पूछा, माँ यह कौन है? तो वो कहने लगी, मेरे दूर के रिश्तेदार है, मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मैं कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। फिर शाम में जब पापा घर आए तब माँ ने फिर से उस आदमी का परिचय पापा से करवाई। पापा ने जाना कि वह उनके ससुराल का आदमी है। तब पापा ने उनकी खूब अच्छी तरह से आवभगत की। कुछ दिनों तक वह आदमी हमारे घर पर रहा और फिर वह चला गया। उसका नाम महेश था। मैं उसे महेश अंकल कहा करती थी। महेश अंकल देखने में माँ से 2 से 3 साल छोटे लगते थे। वक्त गुजरता गया और अब महेश अंकल कभी भी हमारे घर पर आ जाया करते थे और वह उसी वक्त आते थे जब मैं और पापा घर पर नहीं रहते थे। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। मैं माँ को ढूंढने लगी, लेकिन मुझे माँ घर में कहीं नहीं मिली। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब मुझे माँ नजर नहीं आई, तब मैंने दरवाजे के छेद से कमरे के अंदर देखा। मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि माँ की गोद में महेश अंकल लेटे हुए थे और माँ बहुत ही प्यार से उनके बालों को सहला रही थी। यह देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मुझे समझ में आ गया कि नई माँ मेरे पापा को धोखा दे रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मन में आया कि जाकर पापा को नई माँ की सारी हकीकत बता दूं, लेकिन फिर लगा कि अगर पापा ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया तो कहीं नहीं मैं मुझे इस घर से ना निकाल दे। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पड़ोस में देखा था कि जहाँ पे इस तरह के मामले होते हैं वहां पर पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा किसी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए मैंने चुप रहने का ही फैसला लिया।
मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। वक्त गुजर रहा था और मैं खुली आंखों से सारा खेल देख रही थी और मुझे डर था कहीं मेरी यह खामोशी एक दिन तूफान बनकर हमारे घर पर कहर न बरसा दे। खैर वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन अचानक से सुबह के समय मेरे कानों में जोर जोर से रोने की आवाज पड़ी। मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर से उठी तो मैंने देखा कि वह औरत जिसे कि अब मैं अपनी माँ बिल्कुल भी नहीं मानती थी, बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, मेरा क्या कसूर था जो तुम मुझे इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत ही जोरों का झटका लगा। मेरे होश हवास उड़ गए क्योंकि पापा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं जब एकदम से पापा के करीब गई तो मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मैं समझ गई यह सब इस मनहूस औरत ने किया है। अब उस औरत ने जल्दी जल्दी महेश के साथ मिलकर मेरे पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। जो कोई भी हमसे मिलने के लिए आते दुख व्यक्त करते और चले जाते। वह औरत सभी से एक ही बात कहती थी कि न जाने किन की नजर लग गई जो कि मुझे दिन देखना पड़ा। खैर अब यूं ही समय बीत रहा था। वह औरत और महेश अंकल खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ अपनी हवस मिटा रहे थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब अचानक से वह औरत एकदम से बदल गई। वह मुझे बात बात पर डांटने लगी, मुझे भी स्कूल जाने से भी रोक दिया और अब बस वह मुझसे सारा दिन घर का काम करवाने लगी थी। और जब मैं घर का सारा काम कर लेती मुझे कहती थी कि मेरे पैर दबाओ, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मेरे पैर दबाते रहो। और फिर एक दिन मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने अपनी आवाज उठाई, उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। अब उस औरत ने सारी जगह जमीन घर सब अपने नाम पर करवा लिया था। अभी मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, इसलिए इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब महेश अंकल हमारे घर पर ही रहने लगे थे। एक दिन जब उस औरत के पांव दबा रही थी तभी महेश अंकल मुझे कहने लगे, आओ आज मेरे भी पांव दबा दो, बहुत ही दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैं आपके पांव नहीं दबाऊंगी, बेहतर होगा आप ऐसी फरमाइश मेरे सामने ना करें। मेरी बात सुनते ही सौतेली माँ ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी जो कि सारा तेल उनके ऊपर गिर गई। अब तो उस औरत ने मेरे बाल पकड़कर मुझे इतना मारा कि मैं दर्द से तड़प उठी। वह तो आज मेरी जान ही ले लेती, लेकिन महेश अंकल ने मुझे बचा लिया और उसने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। और अब उस रात मैंने मन ही मन फैसला ले लिया, अब मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। सुबह के 5 बजे मैंने अपने कुछ कपड़े लिए और फिर उस घर से निकल गई। एक बार मैंने अपने इस घर को बहुत ही अच्छे से देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। यही वह घर था जिसमें मेरा बचपन बीता था। मेरी माँ मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। और अब मैं वहां से तेजी से बस अड्डे की तरफ निकल गई और 6 बजे वाली बस में बैठ गई। मेरे पापा का एक दोस्त शहर में रहता था जो पापा से गेहूं वगैरह खरीदते थे, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने भी गांव में आना छोड़ दिया था। मुझे उनका पता मालूम था क्योंकि एक बार मैं पापा के साथ उनके घर पर जा चुकी थी। मैं कुछ घंटे बाद अपने पापा के दोस्त के घर पहुंच गई। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और अभी तक मेरे साथ जो हुआ था वह सब मैंने उन्हें बता दिया। मेरे पापा के दोस्त जिन्हें मैं चाचा कहा करती थी, उन्होंने मुझे कहा, अब तुम किसी बात की टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारे चाचा तो है। अब मैं अभी जिंदा हूँ, तुम मुझे अपना बाप ही समझो, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। मैंने कहा कि ठीक है चाचा, लेकिन मुझ पर एक मेहरबानी और कर दीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, हमको किसी काम पर लगवा दीजिए। कुछ दिन तक मैं चाचा के घर पर रही और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक बड़े से बंगले में काम पर लगवा दिया। उन लोगों ने मुझे इस बंगले में एक छोटे से स्टोर में रहने के लिए जगह भी दे दिया। उस बंगले में एक मालिक और मालकिन रहती थी। उनकी एक बेटी थी जो मेरी ही उम्र की थी और एक छोटा बेटा था जो अभी सिर्फ 2 साल का था। कुछ दिनों में मैंने पूरे घर को संभाल लिया था। मालकिन मुझसे बहुत ही खुश थी। मालिक की कोठी पर एक 25 साल का लड़का भी रहता था जो कि मालिक का ड्राइवर था। वह सुबह में आता था और शाम को चला जाता था। वक्त गुजरता गया। मैंने नोट किया कि जब मालिक ऑफिस चले जाते थे तो ड्राइवर अक्सर मालकिन के कमरे में ही बैठा रहता था और मैं देखती थी कि मालकिन और वह ड्राइवर दोनों बहुत ही हंस हंस कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे अपने घर की याद आ गई, किस तरह मेरी सौतेली माँ और महेश अंकल दोनों एक दूसरे के साथ जैसे समय बिताते थे। आज यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। लेकिन यह सब देखने के बाद भी मैं खामोश थी क्योंकि मेरा तो एक ही सहारा था।
अगर मैं इस घर से भी निकल जाती तो फिर कहाँ जाती? मुझे फिर से इधर उधर धक्का खाना पड़ता। यही सब सोचकर मैंने ये बातें मालिक को नहीं बताई और मैं बिल्कुल खामोश हो गई। फिर एक दिन शाम का वक्त था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर मेरे बेटे को पार्क में ले जाकर झूला झूला दो। मैं उसे लेकर पार्क में चली आई। कुछ देर तक मैं मालकिन के बेटे बिट्टू को झूला झुलाया और इधर उधर घुमाया, लेकिन अब बिट्टू काफी थक चुका था और वह घर जाने की जिद करने लगा था। मैं काफी देर तक कोशिश करती रही कि बिट्टू का और मन बहल जाए, लेकिन वह तो बार बार बस घर जाने की जिद कर रहा था। फिर ना चाहते हुए मैं उसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद जब मैंने इधर उधर देखा, मुझे मालकिन नजर नहीं आई। मैंने सोचा हो सकता है मालकिन छत पर हो। मैं मालकिन को ढूंढने के लिए छत पर चली गई और बिट्टू को नीचे कमरे में खिलौने खेलने के लिए दे दी। अब बिट्टू चुप हो चुका था और अपने खिलौने में मगन था, लेकिन मैं मालकिन को खोज रही थी। ऊपर गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खामोशी से दरवाजे के सुराग से देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मालकिन सोफे पर बैठी थी और वह ड्राइवर मालकिन के साथ गंदी हरकत कर रहा था। मैं तो ये देखकर दंग थी कि किस कदर पढ़ी लिखी और समझदार औरत इस तरह का काम कर रही थी। और फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मालकिन ने मेरे कदमों की आहट को सुन लिया था और उन्होंने मेरे पाँव को दरवाजे के नीचे वाले सुरंग से देख लिया था। अब मालकिन बिजली की तरह उठी और लपक कर दरवाजा खोलकर मेरे सामने चली आई। इस तरह मालकिन को सामने देखकर मेरी तो बुद्धि ही गुम हो गई। समझ में नहीं आया कि अब मैं मालकिन को क्या जवाब दूं और अब मैं क्या करूं। फिर मालकिन ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जोर से कमरे के अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिट्टू को पार्क में ले जाकर कुछ देर तक बहलाओ। मैंने कहा मालकिन, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मेरे बालों को पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। फिर एक जोरदार लात मेरे पेट पर दे मारी। मैंने मालकिन के सामने हाथ जोड़ लिया और उन्हें कहा, मालकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा है, आप मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन वह तो बहुत ही गुस्से में थी। उन्होंने कहा, रुको, अभी मैं ड्राइवर को कहती हूँ और अब वही तुम्हें बताएगा कि किसी को छुपकर देखने से क्या होता है। अब तो उस ड्राइवर ने भी मुझे कसकर पकड़ लिया। फिर मालकिन सोफे पर बैठ गई और उसी के सामने उस ड्राइवर ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर के बाद दोनों मुझे कमरे में छोड़कर नीचे चले गए और मैं अपनी बर्बादी पर सिर्फ आंसू बहा रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। शाम के समय जब मालिक घर पर आए तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुमने आज मालकिन के पैसे चुराए थे? मैंने कहा, नहीं साहब। लेकिन उसी वक्त मालकिन उठी, मेरे चेहरे पर थप्पड़ की बारिश शुरू कर दी और मुझे कहने लगी, मैंने तुम्हें खुद मेरे अलमीरा से पैसे चुराते हुए देखा है। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और अपने पति से कहने लगी, आप चाहो तो इससे पूछ लो। वह ड्राइवर कहने लगा, जी साहब, मैंने इसको खुद ऊपर वाले कमरे में जाते देखा था। फिर मालकिन बोली, इसको अभी के अभी इस वक्त घर से निकाल दो। मालिक अच्छे आदमी थी। वह कहने लगे, अच्छा छोड़ो, माफ कर दो, छोटी मासूम बच्ची है, कहाँ जाएगी, इनका तो यहाँ पर कोई है भी नहीं। फिर मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो, आज के बाद चोरी मत करना, जो भी चीज चाहिए मुझे बता देना। मैं नजरें झुका खामोश खड़ी रही। एक गरीब लड़की और कर भी क्या सकती थी। वक्त गुजर रहा था और मैं अपनी आंखों को बंद करके सब कुछ देख रही थी। किस तरह मालकिन और ड्राइवर एक दूसरे के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन मालकिन और मालिक किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर चले जाओ। मालकिन की बेटी स्कूल गई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूं। मैंने कहा, ठीक है मालकिन, आप जाइए, मैं ख्याल रखूंगी। 2 बजे के करीब मालकिन की बेटी स्कूल से आई। मैंने उसको खाना खिला दिया, फिर उसके पास बैठ गई। वह मुझसे बातें कर रही थी, अपने स्कूल के बारे में मुझे बता रही थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। देखा ड्राइवर था। कहने लगा, मालकिन आ गई क्या? मैंने कहा, नहीं। वह कहने लगा, अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। मैंने कहा, अभी जाओ, जब मालकिन आएगी तब आ जाना। लेकिन वह नहीं माना और मेरे मना करने के बावजूद कमरे के अंदर चला आया और फिर इधर उधर थोड़ा घूमने के बाद मालकिन की बेटी निशा के साथ गलत हरकत करने लगा। निशा बेचारी डर के मारे एकदम चुप हो गई थी और मैंने जब इसका विरोध किया तब उसने मुझे कहा, अगर तुमने बताने की कोशिश की, मैं साहब जी को फोन करके कह दूंगा कि तुमने मुझे खुद फोन करके बुलाया है। फिर उसने निशा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। निशा एक मासूम भोली भाई लड़की थी।
उसने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई कि जिस तरह से मालकिन ने मेरी बर्बादी अपनी आंखों के सामने करवाई थी और देखी थी, आज मैं भी वही मंजर अपनी आंखों से बैठकर देखूंगी। आज जो खुद उनकी बेटी के साथ हो रहा था। मैंने सोचा मालकिन के लिए की सजा भगवान उन्हें दे रहे हैं। पहले तो मन में आया कि मैं कुछ ना करूं और चुपचाप से तमाशा देखूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। शायद मेरी जमीर अभी भी जिंदा थी। मैं भागकर अपने पड़ोसी को बुलाकर ले आई। मेरे पड़ोस में बहुत सारे मर्द थे। उन लोगों ने आते ही जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ड्राइवर घबरा गया और उसने दरवाजा खोल दिया। मोहल्ले वालों ने मालिक मालकिन को फोन कर दिया और कहा जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी ही देर बाद मालिक और मालकिन घर पर आ गए। पहले तो उन्होंने उस ड्राइवर को बहुत मारा, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल तो बहुत चाह रहा था कि आज मालकिन का भी पर्दाफाश कर दूं, लेकिन पहले की तरह इस बार भी मैं चुप रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मालिक बहुत ही अच्छे आदमी हैं और जब उन्हें उनकी बीबी की असलियत के बारे में पता चलेगा तो इनका भी घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं मालिक को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि मालिक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इधर नाबालिग निशा के साथ जबरदस्ती और बलात्कार करने के जुर्म में उस ड्राइवर को फांसी पर लटका दिया गया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि निशा के साथ साथ वह मेरा भी कसूरवार था। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा राज नहीं खोला। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हें मैं अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करूंगी। मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। मैंने मालकिन को माफ कर दिया। मालकिन ने मुझे काफी पैसे दिए। फिर मैंने एक अच्छा सा वकील करके सौतेली माँ से जमीन जायदाद वापस ले लिया और मुझ पर बेहिंता जुल्म करने, मेरे पापा की दौलत पर कब्जा करने, मुझे घर से बेघर करने के जुर्म में उन दोनों को यानी महेश अंकल और मेरी सौतेली माँ को उम्र भर की कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।